हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एडिटेरिया का मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे बीएसएससी के लिए। और आज के सेशन में हम लोग इस बुक का सेट नंबर 10 कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वॉल्यूम 2 बुक है ये, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक जो है पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में फर्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। सही आंसर इसका देखिए नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है यह संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। सही आंसर है इसका कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कोटोपैक्सी जो है फ्रेंड्स यह इक्वाडोर में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 5897 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि सियाचिन हिमनद, यहाँ हिमनद होगा कहाँ स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। वह कौन सी नदी है। याद रखिएगा, वह नदी है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है। सही आंसर है पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना खाई, जिसको कि मेरियाना गर्त भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ है 7 नंबर में, देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1 यानी कि जायसमंद झील जो है ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में। बी का 2 हो जाएगा, बरखल झील कहाँ है, हरियाणा। सी का 3 लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। और कालीवेली झील जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 8। प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे देखिए 8 हो जाएगा। और इस पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस भाग में। सही है, भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो इसमें देखिए आयकर का भुगतान करना जो है यह मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। संविधान के भाग 4A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि आयकर का भुगतान करना जो है ये शामिल नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। राइट आंसर है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। तो यह 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को लागू किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा
ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सही है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या हो जाएगा इसका? बी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 13। इसमें कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया? तो इसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन किया गया था। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 15। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य है जो कि भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो वह है पंचायतों का चुनाव करवाना। पंचायतों का चुनाव करवाना जो है यह भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। इस पे क्या रेफरेंस कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है इनमें से कौन? सही है, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ये तीनों जो है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि यीस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह श्वसन करता है। सही है, अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में कौन से कथन गलत है? सही है, यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो पोटेशियम का यह अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? तो देखिए फिटकिरी का जो शुद्धिकरण है वह ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किसी द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसे निस्यंदन विधि से अलग किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है इनमें से कौन? राइट आंसर क्रोमियम होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो इसमें तांबा जो है यह एक मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है। सही है, पॉलीसीथीमिया। ठीक है, पॉलीसीथीमिया जो है आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25। इसमें कह रहा है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय के द्वारा जो है स्रावित होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो यह रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में जो है यह संधि हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27 और इसमें कह रहा है कि मिलान करें। एक तरफ राज्य दूसरी तरफ जो है उसके संस्थापक है और इसका मिलान करना है। तो इसका जो सही मिलान होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। हैदराबाद के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उसके बाद बी का 4 हो जाएगा बंगाल जो है मुर्शिद कुली खान। उसके बाद सी का 1 होगा, यानी कि अवध जो है अवध सआदत अली खान हो जाएगा और मराठा शिवाजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28। कह रहा है इसमें जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है जैन साहित्य को फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। सही है, अहिछत्र में। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स। इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू जो युद्ध हुआ था इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ एवं युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए यहाँ पे आदिल शाह। ठीक है, बीजापुर सल्तनत या आदिल शाही सल्तनत का एक राज्य था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ इसमें कह रहा है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ा था। तो यह पड़ा था पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, उसी के बाद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहां जो हो जाएगा देखिए प्रश्न नंबर 33। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया। राइट आंसर है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। बी जो है इसका यहां पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उन्होंने किस नगर को अपनी धार्मिक राजधानी घोषित किया था। सही है, अमृतसर को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहां पे सही आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है कि माहलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। माहलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। तो यह तैयार किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो यह प्रतिपादित किया था अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। तो यह लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 1856 से 62 के दौरान। तो उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। तो वह थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो यह वस्तुओं के उत्पादन पे लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगाई जाती है, वस्तुओं के उत्पादन पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी। राइट आंसर है छठी योजना में। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है। अग्र मस्तिष्क जो है फ्रेंड्स यह सोचने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। सही है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। सही है, खून के जमने को लेकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 44। कह रहा है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि लाल रुधिर कोशिका में और उसके बाद पुट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतल करना होता है। सही है, हिमांक से नीचे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम जो है एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो दिया हुआ देखिए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा। अभिलंब से दूर हटेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ इसमें कह रहा है कि अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जो है गामा हो जाएगा, फिर बीटा, उसके बाद जाके अल्फा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है कि सरल लोलक एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगाता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं। तो उसे आवर्तकाल कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है।
तो फ्रेंड्स इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? सही है, कांच या शीशा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो दिया हुआ इसमें कह रहा है कि जनित्र यानी कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो, सही इसका ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है। 1 और 3 यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ये, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 53 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस, यहाँ पे फोकस हो जाएगा, और प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया है इसमें कह रहा है कि हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। सही है, टंगस्टन एवं सोडियम का, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ इसमें कह रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो। सही है, समान विभव पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केरल की शांत घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? सही आंसर है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ इसमें कह रहा है कि गरजने वाली 40 कुद्दू 50 चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया है उसमें कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सही है, शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इसमें निकेल और फेरस की प्रचुरता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होगा फ्रेंड्स देखिए 61, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है? तो इसमें उत्तर पूर्वी कमांड जो है यह नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ इसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष किस तारीख को? 21 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है? तो वह है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ कह रहा है कि भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? वह है वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय जो यहाँ पे मुंबई दिया हुआ है, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यह मुंबई नहीं बल्कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पॉल लिंच को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया? तो वह है राजस्थान, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन देश बना? तो वह देश है स्पेन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल जो है यह नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? वह है एनटीपीसी बरौनी, ऑप्शन नंबर सी जो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 71। कह रहा है फ्रेंड्स इसमें कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? निकहत जरीन ने जीता, ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए सही हो जाएगा।
उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ इसमें कह रहा है कि वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभ हुआ? तो यह कोलंबो में प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? यह दिया गया शाहरुख खान को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या है? सही है, हेम तेंदुए, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद आइए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यह मिला था नरगिस मोहम्मदी को, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था टोटल 75 क्वेश्चन। यहाँ से जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज के क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।